प्राचीन संसार में अगर मैना मशीन थी, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, बड़ी आरियां थी और एडवांस एयरप्लेन थे, तो इन सभी टेक्नोलॉजी के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था? हो सकता है इसका जवाब हमें इजिप्ट के पिरामिड में मिल जाए। दुनिया में सभी प्राचीन संरचनाओं में से गीजा के ग्रेट पिरामिड से रहस्यमय और टिकाऊ शायद ही दुनिया में कुछ और हो। 471 फीट की ऊंचाई के साथ ग्रेट पिरामिड 8079 एफिल टावर के पूरा होने तक दुनिया की सबसे बड़ी संरचना थी। लेकिन जहां बाकी पिरामिडों और मंदिरों की दीवार चित्रलिपि से भरी पड़ी है जो उनके उद्देश्य का वर्णन करती है, और ग्रेट पिरामिड में कहीं भी एक निशान भी नहीं है, तो इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? इसे क्यों बनाया गया था और इसके अंदर कौन कौन से राज छुपे हैं? और आज तक इस पिरामिड के इंटीरियर डिजाइन को कोई क्यों नहीं समझ पाया है? और कई सारे लॉजिक में तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता। ग्रेट पिरामिड में बहुत पतली पतली टनल्स हैं जिनमें घुटनों के बल चलना पड़ता है, और बहुत बड़ी बड़ी गैलरी हैं जो कि 9 मीटर ऊंची हैं, और इसके अलावा चैम्बर्स हैं जिनमें ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है। और इस पिरामिड की खास बात यह है कि इजिप्ट में ग्रेनाइट पत्थर होता ही नहीं है, इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है इसे हजारों किलोमीटर दूर से नील नदी के जरिए नाव में लाया गया होगा। कुछ लोग ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि वो एक मंदिर था या ध्यान लगाने की जगह, जिसे किंग्स चैम्बर कहा जाता है। और ऐसे लोगों की भी कहानियां हैं जो लोग पिरामिड के अंदर गए, उन्हें बहुत बुरे एक्सपीरियंस हुए, उन्हें लगा शायद वहां कोई भूत है। इजिप्ट के लोगों का मानना है कि पिरामिड मरे हुए फेरो को दफनाने के लिए बनाए गए थे, पर इस मान्य दृष्टिकोण के साथ एक समस्या यह है कि इस पिरामिड के अंदर एक भी मरे हुए फेरो का शरीर आज तक नहीं मिल पाया है। और गजब की बात तो यह है कि पिरामिड पूरी तरह से सील होते हैं, यानी कि एक भी कब्र चोर इसमें एंटर नहीं कर सकता। और आज भी इस मॉडर्न एज में जब हमारे पास इतनी ज्यादा नॉलेज है तो हमें पिरामिड के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन आज तक वैज्ञानिकों को कुछ भी ऐसा पता नहीं चल पाया है। इंजीनियरिंग एक्सपर्ट क्रिस्टोफर डन 1970 के दशक की शुरुआत से ही ग्रेट पिरामिड के रहस्यों को उजागर करने के लिए व्यक्तिगत खोज पर हैं। उनके अनुसार इस मेगा स्मारक की डिजाइन कंस्ट्रक्शन विशिष्ट सुराग है जो ये पता लगाने में हेल्प कर सकते हैं कि इसे किस मकसद से बनाया गया। क्रिस डन का कहना है कि जब हम ग्रेट पिरामिड और उसकी संस्कृति को देखते हैं जिसने इसे बनाया है, तो इसमें बहुत ही कमाल की इंजीनियरिंग हमें देखने को मिलती है। और आज के बहुत से इंजीनियरिंग कहते हैं कि हम कोई दूसरा पिरामिड नहीं बना सकते, और इजिप्ट के प्राचीन लोगों ने इसे 4500 साल पहले बनाकर खड़ा कर दिया, और वो भी आज की मॉडर्न मशीन की सटीकता के साथ। जब क्रिस डन ने रिसर्च करना शुरू किया तब क्रिस ने फंक्शनैलिटी की नजर से इस पिरामिड को देखा और पिरामिड की जांच की, तो उन्होंने देखा कि इसे मशीनों की तरह बहुत ही सटीकता से बनाया गया है। क्रिस्टोफर डन का यह भी कहना है कि पिरामिड खुद एक मशीन है। ग्रेट पिरामिड के डिजाइन में किंग्स चैम्बर और निचले क्वीन चैम्बर में निकलने वाले 4 झुके हुए एयर शाफ्ट हैं। ग्रेट पिरामिड की तरह उनकी उपस्थिति और उसके उद्देश्य को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि शाफ्ट को इस तरह से बिल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये पूरे घर की चौड़ाई जितनी झुकी हुई चिमनी बनाने जैसा है, और आज तक इंजीनियरिंग के लिए ये बहुत मुश्किल काम है। 2002 में इंजीनियरों और इजिप्ट के वैज्ञानिकों ने और उनकी टीम ने क्वीन चैम्बर से जुड़े एयर शाफ्ट में एक छोटा सा रोबोट भेजा। 65 मीटर के बाद एक पत्थर के दरवाजे ने उस रोबोट का रास्ता रोक दिया। उस दरवाजे में एक छोटा छेद किया गया। उस छेद में कैमरा डालने पर पता चला कि वहां पर एक छोटा कमरा था जिसमें एक और दरवाजा था, एयर शाफ्ट को और आगे की तरफ ले जाता था। उस दरवाजे की खोज के दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, आर्कियोलॉजिस्ट और कोई भी इंजीनियर इन शाफ्ट के मकसद को नहीं समझा पाया। क्या हो सकता है ये एयर शाफ्ट कभी ओपन की गई हो? अगर ओपन थी तो इनका यूज क्या था? क्रिस डन की माने तो क्वींस चैम्बर में जाने वाली शुरुआती खोजकर्ताओं ने देखा कि दीवारों पर नमक की परत चढ़ी हुई है। ये बात डन की थ्योरी से जुड़ी जिसे क्रिस डन ने डेवलप किया था, और डाइल्यूक हाइड्रोक्लोराइड एसिड का सॉल्यूशन एक शाफ्ट से जा रहा था और हाइड्रेट्स जिंक दूसरे शाफ्ट से आ रहा है। जब ये दोनों क्वींस चैम्बर में मिलते हैं तो हाइड्रोजन बना। हाइड्रोजन यूनिवर्स की सबसे बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी में से एक है। 19वीं सदी के मध्य में हाइड्रोजन गैस ही वो गैस थी जिसने मॉडर्न ह्यूमंस के शुरुआती एयरप्लेन को, जिन्हें जेपलिन्स कहा जाता था, उन प्लेन्स को आकाश में उड़ाने में हेल्प की। और आज तक इसका यूज रॉकेट को स्पेस में प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। और अगर हजारों साल पहले ग्रेट पिरामिड वास्तव में हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर रहा था तो शायद ये ह्यूमन का ज्ञात सबसे पुराने पावर प्लांट में से एक होगा। क्रिस डन का कहना है कि गीजा पावर प्लांट थ्योरी ऑफ ग्रेट पिरामिड के माध्यम से धरती की एनर्जी लेना और उस एनर्जी को माइक्रोवेव एनर्जी में बदलना है। तो क्वींस चैम्बर में केमिकल शाफ्ट से होकर आते थे और वो कंबाइन होकर मिक्स होते थे। हाइड्रोजन हवा से हल्के होने के कारण सभी ओपन चैम्बर्स भरने लगते और फिर धरती से निकलने वाले एनर्जी पूरे पिरामिड को वाइब्रेट करती और ये वाइब्रेशन ग्रैंड गैलरी में पकड़े जाते। तो ग्रैंड गैलरी रेजोनेटर हॉल था और स्लॉट के 27 पैड, जिन्हें स्टेयर कहा जाता है, जो गैलरी की लंबाई से बने हुए हैं, उनमें वर्टिकली रेजोनेटर लगे होते थे। क्रिस डन की थ्योरी के हिसाब से रेजोनेट करती गैलरी के साथ पिरामिड के किसी एक शाफ्ट से माइक्रोवेव एनर्जी निकलती, स्टार्ट होती, और एक बार जब ये पिरामिड पावर प्लांट स्टार्ट कर दिया तो ये सालों, दशकों और यहाँ तक कि शताब्दियों तक बिना रुके माइक्रोवेव एनर्जी छोड़ता रहता। और ये वाकई में यूज में लाने लायक एनर्जी थी जिसे पकड़ा जा सकता था। अब हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये यहाँ से जाती
कहाँ होगी। हो सकता है कहीं आसपास इकट्ठी हो जाती हो या सीधा स्पेस में जाती हो। आज तक ये पता नहीं चल सका, ये अभी भी एक रहस्य है। लेकिन अगर वास्तव में ग्रेट पिरामिड एनर्जी जनरेट करने वाला पावर प्लांट था तो क्या वो अकेला ऐसा कर रहा था या वो एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था? क्या हमें आज तक ऐसा कोई सुराग मिला है जो ये बता सके कि ये एनर्जी किस काम में ली जाती थी? इसके बारे में देखेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें।